नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे धान की वैरायटी 17-18 के बारे में, क्योंकि बड़े स्केल पर किसान साथी 17-18 की बिजाई करने के लिए जा रहे हैं। तो 17-18 की बिजाई करते समय उनके मन में कुछ सवाल हैं जिनके बारे में आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें हम बात करेंगे 5 सावधानियां कौन कौन सी हमें 17-18 में रखनी चाहिए और ऐसी कौन कौन सी 5 खासियतें हैं 17-18 की जिनके माध्यम से हम इसे लगा लें तो इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी। साथियों, अगर बात करी जाए 17-18 की तो साथी पूछना चाहते हैं कि 17-18 की बिजाई करें या 11-21 की। तो देखिए, यहां पर मैं आपको बता दूं कि 11-21 से 17-18 ज़्यादा बेटर है। कारण क्या है कि 11-21 का तना कमज़ोर होता है और तना कमज़ोर होने के कारण इसके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर 11-21 आपकी गिर जाए तो आप वहां से पुआल भले ले आएँ लेकिन धान आपको नहीं मिलने जा रहे हैं। साथियों, अगर बात करी जाए 17-18 की मजबूती की तो 17-18 का तना मजबूत होता है। हालांकि 17-18 की लंबाई 11-21 से भी ज़्यादा हो जाती है 1-2 सेंटीमीटर, लेकिन फिर भी 17-18 के गिरने के चांसेस कम होते हैं। साथियों, यहां पर बात करी जाए उत्पादन क्षमता की तो लगभग समतुल्य 11-21 के बराबर ही इसकी उत्पादन क्षमता रहती है। अगर रेट की बात करी जाए तो 11-21 के बराबर ही इसके रेट रहते हैं। मार्केट वैल्यू की अगर बात करी जाए तो 17-18 की मार्केट वैल्यू भी लगभग 11-21 के बराबर ही है। बासमती की किस्में हैं दोनों ही, और जबरदस्त इसका एक्सपोर्ट रहता है। चावल की खुशबू की बात करी जाए तो चावल इसका बिल्कुल बासमती में चलता है और खुशबू इसकी जबरदस्त रहती है, यानी कि खाने के मामले में चावल बहुत अच्छा रहता है। साथियों, अगर बात करी जाए यहाँ पर कि 17-18 की बिजाई करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, तो देखिए, इसका ट्रीटमेंट आपको बहुत अच्छे से ज़रूर करना होगा। सीड ट्रीटमेंट अगर आपने अच्छे से किया है तो 11-21 में लगने वाली जो रोग हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी बढ़ जाती है। आपको ट्रीटमेंट किस टाइप से करना है, इसका कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से बीज को ट्रीट ज़रूर करें, और कार्बेंडाजिम 50% अगर है तो वो और भी बेहतर रहेगा। ठीक है, तो साथियों, कार्बेंडाजिम 50% वाले से 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से 17-18 हो, 11-21 हो या 15-09 हो या कोई भी वैरायटी है, उसका ट्रीटमेंट सीड ट्रीटमेंट आपको ज़रूर करना है। इससे आपको क्या लाभ देखने को मिलेंगे, इससे आपको लाभ देखने को ये मिलेंगे कि 11-21 या 17-18 लंबी बढ़ने वाली फसलें हैं, और लंबी बढ़ने वाली फसलों में झुलसा जैसे रोग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, और झुलसा जैसे रोगों को रोकथाम करने के लिए हमें सीड में ट्रीटमेंट करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे पौधे की बढ़ जाती है और रोग कम आते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कि बकानी की समस्या को रोकने के लिए आप अगर कार्बेंडाजिम पहले से ही लगा देते हैं तो बकानी की समस्या नहीं आएगी। कारण क्या होता है कि बकानी के जितने भी जीवाणु होते हैं वो धान के ऊपर लगे होते हैं, और पानी के संपर्क में जाने के कारण वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जब हम कार्बेंडाजिम से उसे ट्रीट कर देंगे तो वो जीवाणु वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं और हमारे खेत में बकानी की समस्या नहीं आती। बहुत से साथी पूछना चाहते हैं कि ट्रीटमेंट करने के बाद हम नर्सरी में ऐसी कौन कौन सी दवाएं लगाएं जिनके माध्यम से हमारी नर्सरी तेज़ी से ऊपर ग्रोथ होकर आए। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको जितना भी धान आप ले रहे हैं, चाहे 10 किलो है या 20 किलो है, और उस धान के आधा मात्रा लेनी है आपको यूरिया खाद की और आधी मात्रा लेनी है डीएपी खाद की। यानी कि जैसे 10 किलोग्राम धान है तो 5 किलोग्राम डीएपी और 5 किलोग्राम यूरिया के साथ में मिक्स करेंगे आप ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम प्रति 10 किलोग्राम धान के लिए, और इस खाद को मिक्स करने के बाद में अपने खेत में बिजाई कर दें। और बिजाई करते समय आप यहाँ पर रीजेंट भी 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति 10 किलोग्राम धान के लिए डाल सकते हैं। रीजेंट अगर आप फिप्रोनिल बेस डाल देते हैं तो उससे भी आपके खेत में बकानी आने के चांसेस कम होंगे, और धान के पौधे की जड़ में लगने वाले जो रेड वॉर्म कीट हैं वो भी आपके खेत में कम देखने को मिलेंगे। इससे भी आपकी नर्सरी प्रभावित नहीं होगी। बहुत से साथी पूछना चाहते हैं कि अगर हम 17-18 धान लगा रहे हैं तो धान की रोपाई करते समय हमें कौन कौन से खादों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, 17-18 धान की आपको एक बात माइंड में रखनी होगी कि इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, तो आपको यूरिया खाद पर फोकस ज़्यादा करना होगा। यूरिया खाद अगर आप बहुत ज़्यादा अनियंत्रित होकर डालेंगे तो आपके खेत में बहुत सारे रोग बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाएंगे। कारण क्या होता है कि यूरिया खाद जितना भी हम खेत में लगाते हैं उसमें से सिर्फ 5 से 10% पौधा एब्जॉर्ब कर पाता है, बाकी सारा का सारा खाद हमारे वायुमंडल में उड़ने लगता है, और जैसे ही हमारा वायुमंडल में यूरिया खाद जाता है तो हमारे पौधों में वो फंगस नुमा रोग दाग धब्बे छोड़ जाता है, और वहाँ पर फंगस बहुत तेज़ी से पौधे को अट्रैक्ट करती है। इसलिए यूरिया खाद का उपयोग बहुत सोच समझ कर करें, कम मात्रा में करें। यानी कि
आप बहुत से किसान साथी पूछना चाहते हैं कि हम यदि 1509 धान में 30 दिन के अंदर यूरिया खाद संपूर्ण मात्रा में दे देते हैं तो 17-18 धान में कितने दिन पर हमें यूरिया खाद पूरा दे देना चाहिए। तो 45 दिन तक आप अपने यूरिया खाद को पूरा देंगे। यहाँ पर कारण क्या होता है कि हम यूरिया खाद लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 1509 धान में 3 बार में दे देते हैं, लेकिन 17-18 धान में आप कम मात्रा में यूरिया डालिए और उसे 4 से 5 बार में डालिए। कम मात्रा आप धान यूरिया खाद की कैसे करेंगे? देखिए, सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। 6 किलोग्राम यूरिया खाद लीजिए प्रति एकड़ धान के लिए और उसका घोल बनाइए और घोल बनाकर पानी के साथ में आप उसे छोड़िए। तो 45 दिन पर 4 से 5 बार में आप यूरिया खाद लगभग 8 से 9 दिन के अंतराल पर या 10 दिन के अंतराल पर छोड़ दीजिए। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यूरिया खाद की मात्रा भी कम लगेगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पौधे की बनी रहेगी और पौधे की लंबाई भी नियंत्रण में रहेगी। कारण क्या होता है कि आप यूरिया खाद भरपूर मात्रा में देते जाते हैं पौधे को और पौधा नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा मात्रा पाने के कारण लंबाई पकड़ता चला जाता है और बहुत ज़्यादा लंबाई बढ़ जाती है। इससे भी गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको यूरिया खाद पर सबसे ज़्यादा नियंत्रण करना होगा। बहुत से साथी पूछना चाहते हैं कि इसका प्रोसेस क्या रखना चाहिए जिसमें कि हमें बहुत कम रोग देखने को मिले और हमारी फसल की उत्पादन क्षमता ज़्यादा रहे। तो देखिए, आप जब रोपाई करने के लिए जा रहे हैं तो रोपाई करते समय रीजेंट आप 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ज़रूर ले लें। उसके साथ में आप यूरिया खाद लगभग 30 किलोग्राम और 30 किलोग्राम रीजेंट के साथ में उसे मिक्स कर लें। और यहाँ पर डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट अगर 50 किलोग्राम है तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर डीएपी नीचे डालने का क्या लाभ मिलता है कि जब पौधे की लंबाई ज़्यादा होती है तो पौधे की जड़ों का विकास होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर पौधे की जड़ों का विकास मजबूती से होगा तो पौधे मजबूत रहेंगे और पौधे के गिरने के चांसेस कम होंगे और पौधे की जड़ें ज़्यादा होंगी तो पौधे का तना भी मोटा होगा, मजबूत होगा। ठीक है, तो आप डीएपी यूरिया खाद और इसके साथ में आप रीजेंट यहाँ पर ज़रूर डाल दें 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और यहाँ पर ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिल जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो एक डोज ये बन जाती है। दूसरा डोज आप इस टाइप से भी बना सकते हैं कि यूरिया खाद आप 30 किलोग्राम ले लीजिए और सरसों की खली 20 किलोग्राम उसके साथ मिक्स कर लीजिए। रीजेंट आप 6 किलोग्राम ले लो और ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम ले लीजिए। यानी कि डीएपी यदि आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप सरसों की खली यहाँ पर 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जरूर डाल दें। ठीक है, ये एक दूसरा कॉम्बिनेशन बन जाता है। और बहुत से किसान साथी पूछना चाहते हैं कि क्या हमें इसमें खरपतवार की दवाएं लगाने की ज़रूरत पड़ेगी? हाँ, खरपतवार की दवा आपको ज़रूर लगानी है क्योंकि ये धान बहुत ज़्यादा समय में फुटाव करके आता है। लंबा लंबा बढ़ता चला जाएगा, फुटाव कम करेगा। इससे आपके खेत में जगह खाली रह जाती है और खाली जगह में खरपतवार बहुत तेज़ी से पनपता है। इसलिए एक तो सघन विधि से बिजाई कराएं, रोपाई कराएं। दूसरा, अपने खेत में जब रोपाई आप करा रहे हों तो उस समय पर पानी कम रखें। कम पानी रखेंगे तो उससे आपको पता चलता रहेगा कि धान की दूरी कितनी है। धान रोपाई करते समय जब पानी ज़्यादा भरा होता है तो पत्तियां ऊपर से दिखाई देती रहती हैं और धान में नीचे पौधे की जड़ों से जड़ों की दूरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इससे हमें बहुत बड़े स्केल पर नुकसान झेलने को मिलता है। और ग्रीष्म ऋतु के धान में आपने देखा भी होगा कि ज़्यादा दूरी पर लगे हुए पौधों में फुटाव कम आने के कारण खेत खाली के खाली रह जाते हैं और वहाँ पर उत्पादन हमारा बहुत बड़े स्केल पर प्रभावित होता है। इसीलिए आप सघन विधि से रोपाई करें और दूसरा, रोपाई कराते समय खेत में पानी कम रखें। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये कि आप लगभग 36 से 72 घंटे के अंदर पिटिलाक्लोर लगभग 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से पानी की मात्रा थोड़ी कम रख के या पानी भर के उसमें आप छिड़काव कर दें। पिटिलाक्लोर लगाने से आपको काफ़ी हद तक यहाँ पर खरपतवारों से नियंत्रण देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि हमारे खेतों में काई ज़्यादा बन जाती है तो काई को नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, शुरुआती फेज में यदि आपको ये लगता है कि आपके खेत में काई बहुत ज़्यादा बन जाती है तो उस अवस्था में आप अपने खेत में डीएपी का कम उपयोग करिए। डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट आप भरपूर मात्रा में यानी कि ज़्यादा लगा देंगे तो आपके खेत में काई ज़्यादा बन जाएगी और ज़्यादा काई आपके खेत को तब प्रभावित करती है जब आपके खेत में पानी लंबे समय तक भरा रहता है। वो पौधे की जो फुटाव करने की क्षमता होती है उसे जकड़ देती है।
इस अवस्था में जिन खेतों में काई ज़्यादा बन रही हो उन खेतों के लिए सबसे अच्छा समाधान ये है कि आपको 2 से 4 दिन के लिए पानी को तोड़ देना चाहिए। इससे आपके खेत में काई जितनी भी बनी हुई होगी वो ज़मीन पर जाकर चिपक जाएगी और उससे खरपतवार ऊपर नहीं आएगा। इससे आपको ये लाभ भी ज़रूर देखने को मिलेगा। बहुत से साथी पूछना चाहते हैं यहाँ पर कि हम अपने खेतों में ट्रीटमेंट जब आगे का करें तो कितने दिन पर हमें खाद लगाना चाहिए। यदि आपने रोपाई के समय पर खेत में खाद डाला हुआ है तो आप लगभग 12 से 15 दिन पर दूसरा खाद पानी के साथ में चलाएं। पानी के साथ में चलाने के लिए हमें कौन कौन से खादों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर यूरिया खाद 6 किलोग्राम लें और DAP डायमोनियम फॉस्फेट 4 किलोग्राम को मिक्स करें। ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम इसके साथ में मिक्स करके पानी के साथ में चला दें। ये सबसे बढ़िया डोज रहेगी। कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि जो पहला स्प्रे है वो हमें कितने दिन पर करना चाहिए। तो पहला स्प्रे आप 15 से 20 दिन पर करें और पहले स्प्रे के साथ में आपको क्या दवाएँ मिलानी है। यहाँ पर आपको फिप्रोनिल लेना है लगभग 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से और उसके साथ में थायमोथोक्सम 250 ग्राम मिक्स करें और स्प्रे दे दें 15 से 20 दिन पर। ठीक है, इसके साथ में आप जब आगे जाएंगे तो 20 दिन के बाद में आपको देखने को मिलेगा कि हल्के हल्के कीट कहीं कहीं हमारे खेत में या तो उड़ने वाले दिखाई देने लगते हैं या फिर गेहूं को काटने वाले कीट हमें दिखाई देने लगते हैं। अगर इस टाइप के सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं तो आप अपने खेत में जब तीसरा पानी लगाएं तो तीसरे पानी के साथ में लगभग 6 किलोग्राम यूरिया मिक्स करें और यूरिया के साथ में आप नीला तोता लगभग 1 किलोग्राम, यहाँ पर डोज बुरकाव के माध्यम से 1 किलोग्राम रखनी है और अगर पानी के साथ में घोल बनाकर चला रहे हैं तो 600 ग्राम नीला तोता काफ़ी रहेगा। ठीक है, 600 ग्राम नीला तोता को घोल बना लीजिए और घोल बना के उसके साथ में ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम मिक्स करके अपने खेत में पानी के साथ में चला दीजिए। यूरिया खाद प्लस नीला तोता। ठीक है, और यदि यहाँ पर आपके पास में सागरिका उपलब्ध हो तो सागरिका भी 3 किलोग्राम उसी डोज में मिक्स कर लीजिए। या फिर अगर लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड फॉर्म की सागरिका लगभग 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से पानी के साथ में मिक्स करके भी चला सकते हैं। ठीक है, तो इसे पानी के साथ में जब आप चलाएंगे तो आपको खाद बचेगा और दूसरा आपके पौधे में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये आपको करना है 24 से 25 दिन पर। तीसरा खाद जब आप लगाएंगे और तीसरे खाद के बाद में आप लगभग 30 से 35 दिन पर एक लंबी अवधि का कीटनाशक लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये लंबे समय की फसल होती है और यदि आपके खेत में 30 से 35 दिन पर यहाँ पर कोई कीट आ जाता है तो वो आपकी फसल को लंबे समय तक प्रभावित करता रहता है। इससे बचाव करने के लिए आपको यहाँ पर कई सारे साल्ट मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ। एक तो पत्ता लपेट इस समय पर देखने को मिलता है काफ़ी हद तक फसलों में। तो पत्ता लपेट की समस्या अगर आपके खेत में है तो आप यहाँ पर 250 ml इमीडा ले लीजिए और इमीडा का स्प्रे कर दीजिए। और यदि आपके खेत में फंगस नुमा कोई रोग दिखाई दे रहा है तो फंगस से बचाव करने के लिए हेक्साकोनाजोल आप ले सकते हैं 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। तो साथियों, धान की 17-18 किस्म के बारे में अगर कंक्लूजन की बात करें तो ये कंक्लूजन निकल के आता है कि लंबा बढ़ने वाला धान है, हमें फोकस करना होगा इसकी लंबाई को नियंत्रित करने पर। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यूरिया खाद हमें भारी मात्रा में एक बार में नहीं लगाना है। हम चाहे इसे 5 से 6 बार में उपयोग करें लेकिन कम मात्रा में करें ताकि जितना खाद हमारा पौधा ग्रहण कर पा रहा है उतना ही खाद हम अपने पौधे को दें। साथियों, तीसरा पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है, चूंकि लंबी अवधि की बढ़ने वाली किस्में हैं तो हमें यहाँ पर फंगस से बचाव करना होगा, क्योंकि पौधे लंबे बढ़ जाते हैं और लंबे बढ़े हुए पौधों में पत्तियों का गुबार ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर रोग बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करते हैं। तो फंगस से बचाव करने के लिए हमें यहाँ पर ट्रीटमेंट करने होंगे। चौथा पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है कि लंबी अवधि की फसल होने के कारण हमें यहाँ पर लंबी अवधि के कीटनाशकों का ही उपयोग करना होगा। लंबी अवधि का कीटनाशक लगाते समय संकोच न करें। साथियों, आशा करता हूँ आपको जानकारी ठीक लगी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और चाहते हैं कि दूसरे किसान साथी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें तो उनको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथियों, अगर चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो मैं आपको 17-18 के बारे में समय समय पर जानकारी देता रहूँगा, उसका आपको ज़रूर लाभ देखने को मिलेगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।